हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नैलवाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की लेक्चर की सीरीज़ में हम आज देखने वाले हैं विभिन्न मतों के अनुसार, विभिन्न आचार्यों के अनुसार षष्ठी का उत्पत्ति क्रम क्या है। तो आज हम षष्ठी उत्पत्ति क्रम देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बारी आती है वो हम देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग षष्ठी उत्पत्ति क्रम क्या है, यानी इस षष्ठी का निर्माण कैसे हुआ है। तो हमें बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप याद रखने हैं हर किसी आचार्य, हर किसी उपनिषद या वेदों के अकॉर्डिंग कि स्टेप क्या है मेन। अगर हमें स्टेप याद रहेंगे तो हम मेन जो डिफरेंस है दो मतों के बीच वो अच्छे से बता पाएंगे। तो सबसे पहले आता है तैत्तिरीय उपनिषद। तो तैत्तिरीय उपनिषद में सबसे पहले जो षष्ठी की उत्पत्ति मानी है वो कहाँ से मानी है? ब्रह्म, परमात्मा से षष्ठी की उत्पत्ति स्टार्ट होती है। पहले परमात्मा का ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो कि ऑलरेडी सर्वव्यापी है, विभू है, हर जगह उपस्थित है। पर जब उसका ज्ञान हो जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर उससे किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश महाभूत की। ठीक है, आकाश महाभूत के बाद फिर क्रमशः वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। उसके बाद पृथ्वी, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो इसके पर्टिकुलर जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसकी अपनी देन है। क्या? पृथ्वी महाभूत के बाद फिर औषधि की उत्पत्ति होती है, उसके बाद अन्न की, और अन्न के बाद फिर लास्ट में पुरुष की उत्पत्ति होती है। और पुरुष के बारे में उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद में बता भी रखा है, एग्जैक्टली डिफाइन कर रखा है कि उसकी वाम भुजा, एक वाम भुजा है, एक दक्षिण भुजा, एक मध्य भाग है, एक शिर है, एक पुच्छ है। तो ऐसा पुरुष को तैत्तिरीय उपनिषद ने माना है, मतलब जो संज्ञा दी है पुरुष की, तो उसमें शरीर का कैसा ढांचा है उस पुरुष का, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया। तो ये हो गया हमारा तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग षष्ठी उत्पत्ति क्रम। इसके बाद आगे देखते हैं न्याय और वैशेषिक क्या कहते हैं षष्ठी उत्पत्ति क्रम के बारे में। तो न्याय वैशेषिक बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन में, कि ये परमाणुवाद को मानते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है या उसका विनाश हो रहा है तो बेसिकली चेंजेस कहाँ आ रहा है? परमाणु के लेवल पे आ रहा है। तो क्योंकि ये परमाणुवाद को मानने वाले हैं तो इसीलिए षष्ठी की उत्पत्ति में भी इन्होंने परमाणु से ही शुरुआत करी है। तो पहले इन्होंने क्या मान लिया है, जो हमारे पंच महाभूत है उसमें से 4 महाभूत लिए हैं आकाश को छोड़कर, कि उन 4 महाभूतों से किसी भी चीज़ में, संसार में जो भी वस्तु हैं सब चीज़ें इस 4 महाभूत से ही बनी हैं। आकाश को उन्होंने 4 महाभूत में क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उनका मानना है कि आकाश ऑलरेडी सभी जगह विद्यमान है, वो सर्वव्यापी है। तो किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए हम जैसे कोई चीज़ बनाते हैं तो हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं कि हमने ये इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया, लेकिन आकाश को हमें एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हर जगह विद्यमान रहता है। इसीलिए आकाश को उन्होंने इंक्लूड ना करके बाकी के 4 महाभूतों से उत्पत्ति कैसे होती है षष्ठी की ये बताया है। तो सबसे पहले परमाणुवाद में उन्होंने बताया है न्याय वैशेषिक ने कि 2 परमाणु मिलकर एक द्वय अणुक बनाते हैं। देखिए कैसे परमाणु मिलकर आगे जाके महाभूतों की उत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, फिर द्वय अणुक का क्या है? ये जो द्वय अणुक, जब 3 द्वय अणुक मिलते हैं तो उससे एक बनता है त्रय अणुक। ठीक है, जिसे त्रिश्रेणु भी कहते हैं। ठीक है, फिर जब ये त्रय अणुक जो हैं ये मिलते हैं तो उससे बनता है चतुर अणुक। ठीक है, ये यहाँ पर 3 की क्वांटिटी में दिखा रखा है, पर ये एक और क्वांटिटी इसकी इंक्लूड होगी जब ये 4 मात्रा में मिलते हैं, उसके बाद क्या बनता है? चतुर अणुक। तो ऐसी अगर आप ये चतुर अणुक के बाद बार बार इसे बढ़ाते जाएंगे तो अणु आपस में मिल के एक संरचना को ग्रहण कर लेंगे, एक महाभूत को, एक ऐसी चीज़ को बना देंगे जिसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होगी। धीरे धीरे ये परमाणु मिलकर, अब मान लीजिए कुछ भी सामान है, कोई टेबल ही है आपके सामने रखी हुई, तो वो भी अगर उसका छोटे से छोटा हिस्सा देखा जाए तो वो भी एक परमाणु है, एक अणु है। और परमाणुओं को ही छोटा छोटा करके जब जोड़ दिया गया है
तब वो जाकर एक टेबल बनी है। तो इसी संदर्भ में यही समझाते हुए न्याय वैशेषिक दर्शन ने ये परमाणुवाद दिया है कि इसी तरह पहले वायु की उत्पत्ति होती है, वायु के परमाणु मिलके, फिर अग्नि की उत्पत्ति होती है, फिर जल की होती है और फिर पृथ्वी की होती है, और इसी प्रकार से आगे पंच महाभूत से उत्पन्न शरीर की उत्पत्ति होती है। यही है इसका परमाणुवाद, किसका? न्याय और वैशेषिक का। और इसी तरीके से परमाणुवाद को समझाते हुए इन्होंने अपना षष्ठी उत्पत्ति क्रम भी बताया है। यही इनका षष्ठी की उत्पत्ति का क्रम है। उसके बाद देखते हैं चरक संहिता में क्या कहते हैं। चरक संहिता का क्रम एकदम सिंपल है। उन्होंने क्या माना है? एक अव्यक्त माना है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी व्यक्त नहीं है, जिसके कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। उससे बुद्धि की उत्पत्ति हो रही है, महत की, फिर अहंकार की, उसके बाद सूक्ष्म पंच महाभूत, और उसके बाद सीधे सर्वांग शरीर। सर्वांग शरीर में क्या? हमारी सभी एकादश इंद्रियां, मन, उभयेंद्रिया, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है चरक संहिता का क्रम। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये सांख्य दर्शन का जो सुश्रुत का क्रम है। सांख्य दर्शन ने जो षष्ठी उत्पत्ति क्रम मानी है और सुश्रुत ने जो षष्ठी उत्पत्ति क्रम माना है वो सेम ही है। तो सांख्य दर्शन ने यहाँ पे क्या अलग मान लिया था? उनका भी अव्यक्त से शुरू होता था, फिर बुद्धि आती थी, फिर अहंकार आता था। पर यहाँ अहंकार वाले स्टेप में इन्होंने 3 टाइप के अहंकार, जो सात्विक, रासिक और तामसिक है, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत कैसे उत्पन्न हो रहे हैं वो उन्होंने वहाँ पर बताया था। तो सांख्य दर्शन का जो षष्ठी उत्पत्ति क्रम है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पिछले सांख्य दर्शन की वीडियो में आप उसे जाकर देख सकते हैं, वहाँ अच्छी डिटेल से एक्सप्लेन किया था मैंने। इसके बाद और किसके षष्ठी उत्पत्ति क्रम आते हैं? एक आता है वेदांत, मतलब शंकराचार्य के मत के अकॉर्डिंग षष्ठी उत्पत्ति क्रम क्या है, तो उसको भी हमने वेदांत दर्शन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने अव्यक्त को माना है, कैसे उन्होंने पुरुष शरीर को माना है, आत्मा की क्या संज्ञा दी है, रथ, रथी, इन सब से हमने वेदांत दर्शन वाले वीडियो में इसको समझ लिया था। तो षष्ठी उत्पत्ति क्रम जो सांख्य दर्शन का है और वेदांत दर्शन का है, इसको समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और पॉइंट कवर कर लिया सिलेबस का, जिसमें आता है कंपैरिजन ऑफ ऑल षष्ठी उत्पत्ति क्रम। ठीक है, इसके बाद हम आगे एक एक करके एक एक महाभूत को पढ़ते जाएंगे डिटेल में, और क्या क्या इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।